Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका जो हिस्ट्री ऑफ चाइना का पेपर है उसके कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपकी यूनिट से ही रिलेटेड है उनको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं जो भी आपको क्वेश्चंस बताऊंगी वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सेम वीडियो हिंदी में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो अभी हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो यूनिट 2 है, इसकी यूनिट 2 आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके पीछे कारण ये है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताने हैं ओपियम वॉर्स जो हुए थे, यानी कि अफीम युद्ध जो हुए थे, अफीम युद्धों के पीछे के क्या क्या कारण थे और उसके क्या क्या परिणाम हुए। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ओपियम वॉर्स, ये आपको यहाँ पे बताना है। या फिर इस यूनिट से दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, व्हाट लीड टू द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट ओपियम वॉर, किस वजह से जो है आपका पहला ओपियम वॉर हुआ था, उसके पीछे का क्या कारण था वो यहाँ पे आप बताएंगे। देन आपको एक नोट लिखना है, चाइनीज रिस्पॉन्स टू द वेस्ट, वेस्ट को लेकर चाइना का क्या रिस्पॉन्स था वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये पेपर अगर देखा जाए तो आपका मॉडरेट है, ना ही ज़्यादा इजी है ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट मैं कह सकती हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करके उन यूनिट्स को पढ़ते हैं जिन यूनिट्स में से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके एग्जाम की तैयारी काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से हो सकती है। तो देखते हैं कि यूनिट 2 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके आंसर राइटिंग में काम आएंगी। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि ओपियम वॉर्स क्या थे। सो द ओपियम वॉर्स वर द फर्स्ट बिग फाइट्स, किसके बीच में, चाइना और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनके बीच में बड़ी बड़ी फाइट्स थी। दे शोड दैट चाइना वॉज वीक इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। तो अगर हम ओपियम वॉर्स की बात करें तो वहाँ से हमें एक चीज़ जो है समझ में आती है, वो चीज़ क्या है कि जो चाइना है उस टाइम पर वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा वीक था। सो आफ्टर दीज वॉर्स वेस्टर्न कंट्रीज फोर्स चाइना टू गिव देम स्पेशल राइट्स एंड लैंड। तो क्योंकि उनका वॉर हुआ तो वॉर के बाद जब वेस्टर्न कंट्रीज जीत गई तो उन्होंने चाइना से कहा कि उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स चाहिए, लैंड राइट्स चाहिए। द वॉर्स ऑल्सो हेल्प कॉज द डिक्लाइन ऑफ द चाइनीज एम्पायर। और यहीं पर हम क्या देखते हैं कि इन वॉर्स की वजह से जो चाइना का एम्पायर है उसका डिक्लाइन भी होता है। एंड एट द सेम टाइम दे इंस्पायर्ड एफर्ट्स फॉर चेंज, प्रोग्रेस एंड नेशनल प्राइड विच लेटर हेल्प शेप मॉडर्न चाइना। तो उसी समय हमने क्या देखा कि जो जनता है, जनता में आक्रोश आ गया और उसी आक्रोश की वजह से हम क्या देखते हैं कि आज चाइना इतना मॉडर्न हो चुका है। सो मैनी पीपल बिलीव द ओपियम वॉर्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न चाइनीज हिस्ट्री, मेकिंग दैम इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। तो ओपियम वॉर जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहां से हमें क्या पता लगता है कि आज चाइना ऐसा कैसे बना। ठीक है, तो चाइना की पूरी हिस्ट्री को हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ओपियम वॉर से शुरुआत करनी चाहिए। द फर्स्ट ओपियम वॉर हैपेंड बिकॉज चाइना ट्राइड टू स्टॉप इलीगल ओपियम ट्रेड। तो यहाँ पर ये क्यों हुआ था, उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आया। क्या इसके पीछे का रीजन है, इलीगल ओपियम ट्रेड, जो इलीगल तरीके से ओपियम का ट्रेड किया जा रहा था जिसकी वजह से लोगों को एडिक्शन हो रही थी और समाज में प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, तो ये कारण था पहले ओपियम वॉर का। ब्रिटिश ट्रेडर्स वर द मेन सप्लायर्स ऑफ द ड्रग, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे वो इसको सप्लाई करते थे। एंड जो सेकेंड ओपियम वॉर है वो हुआ बिकॉज ब्रिटेन एंड फ्रांस वांटेड मोर ट्रेड राइट्स इन चाइना, क्योंकि ब्रिटेन और जो फ्रांस है वो चाइना में और ज़्यादा ट्रेड, ठीक है, व्यापार करने के राइट्स की मांग करता था, इंक्लूडिंग मेकिंग द ओपियम ट्रेड लीगल एज वेल एज गेनिंग मोर लीगल एंड टेरिटोरियल बेनिफिट्स इन चाइना। सो आई होप कि आपको ना एक बेसिक समझ में आ गया होगा कि आप अपने ओपियम वॉर के आंसर के इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। अब हम चलते हैं आगे। द कॉजेज ऑफ द ओपियम वॉर्स वर मिक्स। क्या क्या कॉजेज थे, देखो मिक्स कॉजेज थे हम कह सकते हैं। व्यापार को लेकर, फॉरेन इन्फ्लुएंस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, चाइना का एक रिस्पॉन्स भी जो हम देख सकते हैं वो अच्छा नहीं था ओपियम ट्रेड को लेकर। तो ये सारे कॉजेज थे। अब हम यहाँ पर एक एक कॉज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका कॉज है वो है ओपियम ट्रेड ही, कि जो ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं
वो सेल करते थे ओपियम को चाइना में, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि लोगों में ना एडिक्शन हो गया बहुत ज़्यादा। सो चाइना ने ट्राई किया कि वो इस ट्रेड को रोकेगा, क्योंकि ये जो ट्रेड है उसके लोगों के लिए हार्मफुल था, पर ब्रिटिशर्स तो चाहते थे इसे कंटिन्यू करना बिकॉज उन्हें इससे प्रॉफिट होता था। तो पहला रीज़न आप लोग समझ गए, पहला रीज़न यही हो जाएगा आपका ओपियम ट्रेड। फिर दूसरा जो रीज़न है वो है ट्रेड में इम्बैलेंस। तो जो चाइना है, चाइना के पास काफ़ी सारे ना वैल्यूएबल गुड्स थे, फॉर एग्जांपल उसमें टी और सिल्क जो ऐसे गुड्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, पर उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता था और वो चाहते भी नहीं थे कि वो वेस्ट के साथ इन गुड्स का ट्रेड करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यापार में एक इम्बैलेंस, ठीक है, अस्थिरता आ जाती है। मीनिंग दे वर बाइंग मोर फ्रॉम चाइना देन दे वर सेलिंग ओपियम हेल्प सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और यहाँ पे ओपियम को सेल करने ने इस ट्रेड इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया। इन द 1830s चाइनीज ऑफिशियल स्पेशली कमिश्नर लिन जेक्सू ट्राइड टू स्टॉप द ओपियम ट्रेड बाय डिस्ट्रॉइंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ओपियम। दिस एंगर्ड द ब्रिटिश एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो समझ में आया कि जो चाइना के आपके जो कमिश्नर थे लिन जेक्सू, इन्होंने कोशिश करी रोकने की। फिर आता है जो वेस्ट है उसकी डिजायर। हमेशा से हम क्या देखते हैं कि वेस्टर्न जो कंट्रीज थी उनकी हमेशा डिजायर रहती थी टू गेन मोर एंड मोर पावर। सो वेस्टर्न कंट्री स्पेशली जो आपका ब्रिटेन है, दे वांटेड टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस, ठीक है, क्या बढ़ाना चाहते थे वो, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना चाहते थे चाइना को। एंड अनइक्वल ट्रीटीज उन्होंने चाइना के साथ की। तो जब चाइना ने उनको रोकने की कोशिश की तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी मिलिट्री फोर्स के साथ जो है अनइक्वल ट्रीटीज चाइना से साइन करवाई, अनफेयर ट्रीटीज साइन करवाई। सो ये सारे के सारे कारण हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, इनको आपको लर्न करना है। मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि इसका जो पीडीएफ है आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका नाम है hindustanknowledge.com। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बता देती हूँ। आपको गूगल पे जाकर लिखना है BHIE 141 जून 2025 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको जाना है हमारी वेबसाइट वाले लिंक पर, हिंदुस्तान नॉलेज वाले लिंक पर, और वहां पे नीचे स्क्रॉल करके आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इशू आएगा, ऐसे आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड करेंगे, आप डायरेक्टली जाकर उस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है और अपनी रिवीजन करनी है। अब हम चलते हैं आगे, द फर्स्ट ओपियम वॉर एंड द ट्रीटी ऑफ नैनकिंग। तो ये जो नैनकिंग की ट्रीटी है ये आपके बुक में दी हुई है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कब साइन हुई थी, इसके क्या क्या क्लॉजेस थे, हम उनको स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट ओपियम वॉर वाज फॉट बिटवीन चाइना एंड द ब्रिटेन। किसके बीच में हुआ था, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, चाइना और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। एंड इट वाज ट्रिगर्ड बाय चाइनाज अटेम्प्ट टू स्टॉप द इलीगल ओपियम ट्रेड। और इसके इसके शुरू होने का कारण क्या था, वही कि जो चाइना ने रोकने की कोशिश की थी इस ओपियम ट्रेड को, विच वाज कॉजिंग वाइड स्प्रेड एडिक्शन एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन चाइना। The British, who were major suppliers of opium to China, wanted to continue the profitable trade when Chinese officials, led by Commissioner Lin Zexu, seized and destroyed large amount of opium. तो वही जो अभी मैं आपको बताती हुई आ रही हूँ कि जो ओपियम ट्रेड था, पहली बात वो इलीगल था। चाइना ने उस ट्रेड को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। क्यों कोशिश की, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जो जनता है उसमें एडिक्शन फैल रही थी, समाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे ज़्यादा मेन सप्लायर्स थे ओपियम के चाइना के अंदर, क्योंकि इस ट्रेड से ब्रिटिशर्स को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता था, जिसकी वजह से चाइना के जो कमिश्नर थे लिन जेक्सू, उन्होंने क्या किया, भारी मात्रा में ओपियम के जो कैंटन्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, डिस्ट्रॉय किया भी उन्होंने। और फिर ब्रिटेन ने क्या किया, वहां पर अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेज दी चाइना के अंदर। उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है और उस ट्रीटी का ही नाम है ट्रीटी ऑफ नैनकिंग। अब हम यहाँ पर इस ट्रीटी के मेन क्लॉजेस देखेंगे। सबसे पहले आप इसकी डेट याद कर लो कि ये ट्रीटी किस डेट को साइन की गई थी, ठीक है। सो ये जो आपकी ट्रीटी है साइन की गई थी ये 29 अगस्त 1842 को। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके मेन क्लॉजेस जो कि आपको पता होने चाहिए। एटलीस्ट आपको 3 या 4 क्लॉजेस आपको पता होने चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम में लिख सको। ये आपको एज इट इज लिख कर आने हैं, ये ऐसे के ऐसे ही जो है आपकी बुक में भी दिए हुए थे, तो आपको इन्हें एज इट इज ही लर्न करना है।
तो सबसे पहले है आपका एन इंडेमनिटी ऑफ 21 मिलियन सिल्वर डॉलर्स टू द ब्रिटिश। चाइना को ब्रिटिशर्स को 21 मिलियन सिल्वर डॉलर्स देने पड़ेंगे। अबॉलिशन ऑफ द कोहांग मोनोपोलिस्ट सिस्टम ऑफ ट्रेड, तो कोहोंग जो वहां की जगह थी वहां पर जो मोनोपोलिक सिस्टम था ट्रेड का, यानी कि व्यापार पर जो एक अधिकार था वो समाप्त हुआ, वो अबॉलिश कर दिया ब्रिटेन ने। द ओपनिंग ऑफ पोर्ट ऑफ अमोय, फुजू एंड निंगबो एंड शंघाई इन एडिशन टू कैंटन फॉर ट्रेड एंड रेजिडेंस टू ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड देयर फैमिलीज, तो ये पोर्ट्स वगैरह उन्होंने ओपन किए। हांगकांग को उन्होंने सीज कर लिया था, एक टैरिफ लगा दिया था, ठीक है। तो ये सारे हैं इक्वालिटी इन ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, तो ये कुछ ट्रीटीज हैं। अगर आपको इसको मतलब इस ट्रीटी को और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप अपनी बुक के यूनिट 2 से पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको यहाँ से जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप उतना भी लर्न करके पास हो सकते हैं। अब हम चलेंगे ओपियम वॉर्स के कॉन्सिक्वेंसेस पे, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो पहला ओपियम वॉर है और जो दूसरा ओपियम वॉर है, पहली बात यह है कि ये ना मेजर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ठीक है, यानी कि हथियारों के द्वारा लड़ाई हो रही थी चाइना और वेस्टर्न पावर्स में। एंड दीज वॉर्स नॉट ओनली द कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन चाइना एंड वेस्ट बट दे लिंक्ड ड्यू टू, अब यहाँ पे केवल ये मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन नहीं था उनका, बल्कि जो ओपियम ट्रेड है वो एक मेजर यहाँ पर इशू था दोनों वॉर्स के अंदर। और फर्स्ट ओपियम वॉर में जो कुछ इश्यूज अनरिजॉल्व रह गए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ ऐसे इश्यूज थे जो अनरिजॉल्व रह गए थे जिनकी वजह से सेकेंड ओपियम वॉर होता है। चाइना का डिफीट होता है, चाइनीज एम्पायर खत्म हो जाता है, ठीक है। द मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल गैप आ जाता है चाइना और वेस्ट में, लीविंग चाइना वल्नरेबल टू वेस्टर्न प्रेशर्स। तो वेस्टर्न कंट्रीज के पास उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी और मिलिट्री पावर थी चाइना के मुकाबले, जिस वजह से जो चाइना है, चाइनीज एम्पायर हार गया था। द वॉर डायरेक्टली रीऑर्गेनाइज चाइना रिलेशन विद वेस्टर्न पावर्स, और उनके जो पुराने रिलेशन थे उसकी जगह अब उन्होंने कुछ नए रिलेशन उनके स्थापित हुए। और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज की बात करें तो जो चाइनीज एम्पायर है वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, और चाइना की जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी वो डिसरप्ट हो गई थी, खराब हो गई थी। एंड द वॉर्स लीड टू द राइज ऑफ मूवमेंट्स एम एट द रीजनरेशन ऑफ द चाइना, कुछ मूवमेंट्स आए उस टाइम पर, ठीक है। तो मूवमेंट्स जो है वो फोकस करते थे रिफॉर्म करने को लेकर, या फिर जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम को डिसमेंटल करते थे और मॉडर्न नेशन स्टेट की स्थापना वो करना चाहते थे। तो देखो जब भी कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी एम्पायर नष्ट होता है, उस पर कोई दूसरा कब्जा कर लेता है, तो रिफॉर्म देखने के लिए मिलते ही हैं, ऐसा हम इंडिया के केस में भी देख सकते हैं। अब कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट 2 के जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें आपको ट्रीटी ऑफ नानजिंग जो है ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरा कि ट्रीटी कैसे अनइक्वल थी, कि वेस्टर्न पावर्स जो थी उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए गए थे। टेरिटरी का लॉस हुआ, चाइना ने हांगकांग को खो दिया था, और फ्रांस जैसी अदर जो कंट्रीज है उन्होंने भी ट्रेड राइट्स ले लिए थे चाइना में, और ओपियम को लीगलाइज कर दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको यूनिट 2 काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका गेस्ट पेपर डाउनलोड करना है, जो पेपर जून 2025 में आ सकता है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी शॉप का लिंक आप ऑनलाइन जो है उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है, विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन, जैसा भी आप चाहें। अब हम चलेंगे यहाँ पे यूनिट 12 पे, क्योंकि इस जो यूनिट 12 है इससे भी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। ये है आपका कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर, चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पहले भी आया है, या तो शॉर्ट नोट आएगा लिखने के लिए इसके ऊपर, या फिर आपको ऐसे लिखना होगा ऑन द इमरजेंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो बेसिक सी बात ये है कि यूनिट 12 वैसे भी छोटी यूनिट थी, तो उसमें से मैंने मोस्ट ऑफ द जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको दे रखा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या है, वो फाउंडिंग और रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है चाइना की, ठीक है। एंड इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था आपका, 1921 में हुआ था। और गोल, इसके पीछे का गोल क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो आइडियोलॉजी है इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। मार्क्सिज्म और लेनिनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसे सपोर्ट करती है, यानी कि मिक्स है उसके अंदर। द सीपीसी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द चाइनीज रेवोल्यूशन। अब चाइना में जो रेवोल्यूशन हुआ था वहां पर इस पार्टी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे कि इंडिया में आप कांग्रेस पार्टी का देख सकते हो, उस टाइम पर रेवोल्यूशन के टाइम पर उन्होंने भी एक रोल प्ले किया था। एंड जो लीडरशिप थी इसकी चाइनीज रेवोल्यूशन में, इस पार्टी की लीडरशिप जो है माओ जेडोंग ने जो है वो इसके लीडर थे। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको याद करने हैं।
अब हम यहाँ पर की फीचर्स देखेंगे, क्या हैं इसके की फीचर्स। तो अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो हम चाइना में क्या देखते हैं कि वहाँ पर सिंगल पार्टी रूल है, वहाँ पर केवल एक ही पार्टी है, सीपीसी ही है, जो कि पॉलिटिकल पावर को गेन कर सकती है और हर एक लेवल की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो ही वहाँ पर जो है सरकार वही पार्टी बनाती है। अगर कोई नई पार्टी आना चाहती है तो उसको इससे मतलब परमिशन लेनी पड़ती है, इसके अंदर अंतर्गत ही उसे काम करना पड़ता है। और यहाँ पे ये जो आइडियोलॉजी है, तो ये कार्ल मार्क्स और जो आपके व्लादिमीर लेनिन है, ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं। और इनका गोल क्या है कि जो हमारा समाज है वो कैसा हो, क्लासलेस। क्लासलेस समझो, यानी कि जो भी छोटी का जो है अमीर गरीब ना हो, ठीक है, स्टेटलेस सोसाइटी हो, जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कौन कंट्रोल करे, जनता उसे कंट्रोल करे। सो ओवर टाइम द पार्टी हैज ऑल्सो अडेप्टेड टू इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ चाइनीज सोशलिज्म, पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ Deng Xiaoping and later leaders, which allowed for the economic reforms and market oriented policies. So यहाँ पर आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक तो आपका सीपीसी है, देखो, ठीक है, तो ये जो सीपीसी वाली पॉलिटिकल पार्टी है, केवल यही एक सिंगल पार्टी है जो कि पावर को होल्ड करती है चाइना में। अब ये जो पार्टी है ये किसको, इसकी जो आइडियोलॉजी है वो मार्क्सिज्म है और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी को ये फॉलो करती है, जो बात करते हैं एक क्लासलेस सोसाइटी की, जहां पर रिच और पुअर के बीच का गैप ज़्यादा ना हो और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं वो किसके हाथों में हो, जनता के हाथों में हो, लोगों के पास ज़्यादा पावर हो, सरकार जो है वो सोशलिज्म को फॉलो करे, यानी कि नागरिकों की भलाई के लिए सरकार ज़्यादा काम करे। इसी पार्टी का वहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल कंट्रोल भी रहता है। साथ ही साथ मॉडर्न चाइना में भी आज भी जो है इसी पार्टी का बहुत ज़्यादा रोल है। अंडर द लीडरशिप ऑफ शी जिनपिंग द पार्टी हैज़ रीअफर्म्ड इट्स सेंट्रल रोल इन गाइडिंग द डेवलपमेंट ऑफ चाइना। तो चाइना के डेवलपमेंट को ये गाइड करते हैं। अब यहाँ पे इसका इमरजेंस कैसे हुआ ये भी इसको हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर May 4 का जो मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये बुक में भी दिया हुआ था, तो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, आपको इसे ज़रूर लर्न करना है। जो May 4 मूवमेंट है वॉज द फर्स्ट मेजर इवेंट टू इंट्रोड्यूस मार्क्सिस्ट आइडिया अमंग चाइनीज इंटेलेक्चुअल। तो चाइना में जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे उनके दिमाग में सबसे पहली बार जब मार्क्सिस्ट आइडिया डाले गए तो ये एक बड़ा इवेंट था 4 मई का, ठीक है। स्टडी ग्रुप्स बनाए गए जहाँ पे एक मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया था। कम्युनिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई 1920 में चाइना में अलग अलग जगह पे। जो पहला कम्युनिस्ट ग्रुप था वो शंघाई में बनाया गया, ठीक है, और उसे लॉन्च किया गया। न्यू यूथ जो थी, मतलब जो नए लोग थे वो उसमें जुड़ रहे थे। शंघाई ग्रुप ने कांटेक्ट किया कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से, जिसे आप लोग कॉम इंटर्न भी कह सकते हो, विच वॉज अ ग्लोबल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आपका है ना कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या कॉम इंटर्न, ये एक ग्लोबल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये उन देशों की हेल्प करते हैं जो देश अपने यहाँ पर कम्युनिस्ट सिस्टम लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा है रशियन कम्युनिस्ट, एक नाम दिया हुआ है आपको, ग्रिगोरी वोइटिन्स्काई was sent to the envoy to China to assist in the effort। तो ये चाइना की हेल्प करते हैं, उस टाइम पे इन्होंने हेल्प की थी चाइना की, ताकि चाइना अपने यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो वहाँ पे बन सके। फिर जो है आपके ली ता चाओ जो है लीड द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट ग्रुप इन पीकिंग, ठीक है, पीकिंग पहले ये बीजिंग को ही आपको बताया हुआ है, बुक में भी दे रखा था वो। सो दीज ग्रुप स्प्रेड रैपिडली टू अदर सिटीज अक्रॉस द चाइना। फिर पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ना मार्क्सिस्ट न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करना शुरू कर दिया था। अगस्त 1920 से हम क्या देखते हैं कि जो शंघाई ग्रुप था उन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था द वर्ल्ड ऑफ लेबर। सो गाइज आपको इसे लर्न करना है, क्या है इसका नाम, इसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ लेबर, ठीक है। एंड बाय द जनवरी 1921 23 इशूज ऑफ द पेपर हैड बीन पब्लिश्ड। फिर इन पीकिंग ली देज़हाओ पब्लिश द वॉइस ऑफ लेबरर, एंड इन कैंटन द कम्युनिस्ट ग्रुप लॉन्च द वर्कर्स एंड द वुमेन नेटवर्क। तो ये कई सारे जो है पब्लिकेशंस इन्होंने निकाले थे ताकि जो मार्क्सिज्म वाली आइडियोलॉजी है वो लोगों तक फैलाई जा सके। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टडी ग्रुप्स बनाए गए। चाइनीज कम्युनिस्ट इन फ्रांस, तो कई सारे चाइना के जो कम्युनिस्ट हैं वर ऑल्सो एक्टिव इन फ्रांस विच हेल्प स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल कनेक्शंस। तो फ्रांस से जो है इंटरनेशनल कनेक्शंस
जोड़ने में उन्होंने मदद की थी, जो फ्रांस में चाइनीज़ कम्युनिस्ट रहते थे। सपोर्ट मिला उन लोगों को। फिर जो है सीपीसी की जो मीटिंग है वो जुलाई 1921 में की गई। कहाँ पे हुई? तो मीटिंग हुई थी, एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल था शंघाई में, वहाँ पर उनकी मीटिंग हुई थी। और यहीं से जो ये मीटिंग जब ख़त्म हुई तो वहाँ से आप कह सकते हो कि फर्स्ट कांग्रेस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी का निर्माण होता है। 12 डेलीगेट्स जो हैं उस टाइम पर उन्होंने अटेंड किया था। 57 मेंबर्स थे अलग अलग ग्रुप से, ठीक है। तो इतना डिटेल में आपको जो है रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इसे पढ़ लेना है। जितना आपको याद रहे उतना आप एग्जाम में अपने शॉर्ट नोट में लिखकर आ जाना, ठीक है। हम थोड़ी ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता लग सकें। तो ये सीपीसी का फॉर्मेशन दे रखा है। द डिसीजन टू फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज मेड एट दिस कांग्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, ये कि ये दे रखा है न्यू एलिमेंट इन चाइनीज पॉलिटिक्स के बारे में। सारा ये कम्युनिस्ट पार्टी से ही रिलेटेड है, ये आपको एक बार रीड करना है। तो आप लोग जो है इसका पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोगों को क्या करना है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा, इग्नू का कोई न्यू अपडेट आएगा, तो हम आपको अपने चैनल पे ही बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।